हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव गुप्ता सिविल एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। अभी हम लोग इसमें चैप्टर 1 ही कर रहे हैं और चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मेथड में हमें 4 मेथड देखने हैं। अप्रॉक्सीमेट मेथड के अंतर्गत 4 मेथड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक प्लिंथ एरिया मेथड है, दूसरा है क्यूबिकल रेट मेथड, फिर यूनिट रेट मेथड एंड टिपिकल वे मेथड। तो 1 बाय 1 इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा क्या? प्लिंथ एरिया मेथड। पहली बात, अगर मेरे को प्लिंथ एरिया में कॉस्ट निकालनी है तो उसकी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकल के आती है वो कितनी आती है? वो निकल के आती है प्लिंथ एरिया इंटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया इंटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। अगर आपको प्लिंथ एरिया पता है, ठीक है, और उसके बाद रेट ऑफ प्लिंथ एरिया पता है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं प्लिंथ एरिया की बात करूँ तो प्लिंथ एरिया होता क्या है? तो द बिल्टअप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है ये कंप्लीट एरिया आपका प्लॉट एरिया। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? ये है हमारा आउटर वॉल। आउटर वॉल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें बिल्ड की गई हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर बिल्टअप कवर्ड एरिया, जो भी आपने बिल्ड करके कवर किया है ना, बिल्डिंग का, वही हमारा क्या कहलाएगा? किसी भी फ्लोर लेवल पर, किसी भी स्टोरी पर, वो क्या कहलाएगा? प्लिंथ एरिया। यानी कि प्लिंथ एरिया आपका ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज द प्लिंथ एरिया। ये रेड कलर से मैंने रखा है। बाकी ये सब क्या है? कंप्लीट प्लॉट एरिया है। तो प्लॉट एरिया के अंदर जो भी आपने बिल्टअप कर रखा है दैट इज नोन एज प्लिंथ एरिया। ठीक है ना, ये वॉल जो है इंक्लूडेड होगी प्लिंथ एरिया में। जो वॉल है वो क्या होगी? इंक्लूडेड होगी। तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है क्या? प्लिंथ एरिया इंटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या है? द बिल्टअप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी। क्लियर हो रही बात? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा क्या जाता है कि कौन सी चीज़ प्लिंथ एरिया में कंसीडर की जाएगी और कौन सी चीज़ प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं की जाएगी। इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया और एक्सक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। कौन सी चीज़ इंक्लूड की जाएगी और कौन सी चीज़ एक्सक्लूड की जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 3862 जो कि 2002 में अमेंडेड हुआ था, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी प्लिंथ एरिया में, देख लेते हैं। क्या लिख रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ प्लिंथ एरिया फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड करना है? एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इन इफ एनी। यानी कि यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है कि फ्लोर लेवल पर जो भी हमारा वॉल है वो प्लिंथ एरिया में कंसीडर किया है। ठीक है ना, प्लिंथ एरिया में कंसीडर किया है। इट मीन्स जो एरिया ऑफ वॉल है फ्लोर लेवल पर आपको इंक्लूड तो करना है, लेकिन कोई अगर प्लिंथ ऑफसेट है तो उसको एक्सक्लूड कर देना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ऑफसेट मिल रहा है ना, कि इधर का जो भी ऑफसेट्स है इसको क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल हमने क्या ले रखा है? प्लिंथ एरिया। क्लियर है? उसके बाद देखिए, हम लोग साफ्ट फॉर सैनिटरी, ये सैनिटरी है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, तो साफ्ट फॉर सैनिटरी, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, फायर फाइटिंग, एयर कंडीशनिंग और लिफ्ट। आपने देखा होगा बिल्डिंग के बीच में ना एक जगह बनाई जाती है जहाँ से बहुत सारे पाइप, वाटर सप्लाई का पाइप है ना, कोई नाली का पाइप है ना, फायर फाइटिंग के लिए, एयर कंडीशन के लिए, एयर लिफ्ट के लिए जगह छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग ना शूट बोलते हैं ना। कई बार आप शूट भी बोल सकते हो या फिर गार्बेज शूट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गार्बेज शूट। क्लियर है? तो ये जो सूट है ना, इनके चीज़ों से ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो इसको हम लोग प्लिंथ एरिया में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। अभी मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ प्लिंथ एरिया में जो कुछ इंक्लूड होगा वो बता रहा हूँ। क्लियर है? कोई स्टेयर केस है, स्टेयर केस भी हमारा प्लिंथ एरिया में क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर हमारे पास कोई ओपन बरामदा है ना, विथ पैरापेट, ओपन बरामदा है विथ पैरापेट, तो उस कंडीशन में हम लोग, अगर हमारा बरामदा है और वो क्या कर रहा है कि प्रोटेक्टेड है कहाँ पर? एबव, प्रोजेक्शन एबव प्रोटेक्टेड है, कितना? 100%। तो हमें 100% लेना है इसमें प्लिंथ एरिया में। बात समझ में आ गई ना? 100% एरिया हम लोग लेंगे अगर वो ऊपर से क्या है? प्रोटेक्टेड है। और अगर हमारे पास ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है तो केवल 50% एरिया ही लेंगे,
क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन एबव है। बात समझ में आ गई ना। यानी कोई ओपन बरामदा है और अगर वो ऊपर से प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है, तो 100% एरिया हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे किसमें, प्लिंथ एरिया में। लेकिन अगर वो ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है, अनप्रोटेक्टेड है, कवर नहीं है, तो हम केवल और केवल क्या लेंगे, 50% एरिया ही कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद 100% एरिया ऑफ बालकनी प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन एबव। अगर हमारा बालकनी ऊपर से प्रोटेक्टेड है तो हम लोग 100% एरिया लेंगे, और अगर ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है तो कितना लेंगे बेटा, 50%। कितना लेंगे हम लोग, ओनली और ओनली 50%। बात समझ में आ गई। इन केस ऑफ एल्कोव, अगर मेरे पास कोई एल्कोव है मेड बाय कैंटिलीवरिंग स्लैब, तो हम कितना एरिया जो है प्लिंथ एरिया में कंसीडर करते हैं, तो 25% ऑफ एल्कोव हाइट अगर हमारा 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर की हाइट है तो 25% एरिया, 1 से 2 मीटर की हाइट है एल्कोव की तो 50%, और 2 मीटर से ज़्यादा है तो कितना कंसीडर करना है, 100 मीटर। बात समझ में आ गई। तो दिस इज द व्हाट इज यू हैव टू इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। आपको जो कुछ भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करना है वो हमारी ये सारी चीज़ें हैं, वो हमारी ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होंगी। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, जैसे एल्कोव क्या होता है, ठीक है ना, बालकनी प्रोटेक्टेड क्या है, अनप्रोटेक्टेड क्या है, बरामदा क्या है, उसको मैं फिगर से दिखा रहा हूँ, जरा देखो। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका गार्बेज सूट है ना, एरिया ऑफ शूट लिखा हुआ है, ये क्या है आपका गार्बेज सूट। यहाँ से देख लो कोई पाइप जा रहा है, कुछ इसी तरह की जगह होती है, हम लोग लिफ्ट भी भेजते हैं ना, फायर फाइटिंग के लिए पानी है ना, वाटर सप्लाई के लिए है ना, कोई नाली के लिए पाइप वगैरह हमारी क्या है बिल्डिंग से ऐसे ही जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, हम इसको इंक्लूड करते हैं किसमें, प्लिंथ एरिया है ना, प्लिंथ एरिया में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। क्लियर हो रही बात। उसी तरीके से स्टेयर केस, हम लोग स्टेयर केस को भी क्या करते हैं बेटा, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखो बरामदा है विद पैरापेट, ये बरामदा है खाली जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, और ऊपर क्या लगा रखा है, पैरापेट। तो अगर ये ऊपर से प्रोटेक्टेड होगा तो 100%, और ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो कितना, 50% एरिया हम लोग क्या करेंगे, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते हैं। क्लियर हो रही बात। उसी तरीके से बालकनी देखो, तो ये बालकनी है, आप यहाँ खड़े होगे तो यहाँ पे जब खड़े होगे तो ऊपर वाला ये क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि ऊपर से प्रोटेक्टेड है, तो आपको ये बालकनी का 100% एरिया प्लिंथ एरिया में लेना है। लेकिन अगर ये ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं होता तो मैं कितना लेता, 50%। मैं कितना लेता, 50%। बात समझ में आ रही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे किसी एई का एग्जाम हो, तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। क्लियर है। उसके बाद देखो एल्को, ये होता है हमारा क्या, एल्को, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, एल्को। तो एल्कोव के केस में हमने यहाँ पे क्या बताया है, एल्कोव के केस में बताया कि अगर एल्कोव की हाइट 1 मीटर है तो हम 25% एरिया ही प्लिंथ एरिया में कंसीडर करेंगे। लेकिन एल्कोव की हाइट, कौन सी हाइट की बात की जा रही है, कौन सी हाइट की बात की जा रही है, ये वाली हाइट, ठीक है ना, दिस हाइट। अगर ये हाइट हमारी 1 से 2 मीटर है तो हम 50% तक इसको एरिया को प्लिंथ एरिया में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हमारी हाइट 2 मीटर से ज़्यादा होगी तो हम कितना कंसीडर करेंगे, 100 मीटर से ज़्यादा कंसीडर करेंगे। कितना करेंगे, 100 मीटर से ज़्यादा कंसीडर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट। अब हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ एक्सक्लूड की जाएगी प्लिंथ एरिया में, कौन सी चीज़ प्लिंथ एरिया में ली नहीं जाएगी, ठीक है ना, जो एक्सक्लूड कर देनी है, प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करना है, वो कौन कौन सी चीज़ है। तो हमारे पास एरिया ऑफ लॉफ्ट है ना, एरिया ऑफ लॉफ्ट को हम लोग कभी भी प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं। एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल बॉन्ड या फिर कॉर्नाइस है ना, ये भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। कौन सी चीज़ क्या होती है अभी मैं दिखाऊंगा। एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर, एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर भी हमें यहाँ पर एक्सक्लूड कर देना है प्लिंथ एरिया में, हमें इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एरिया ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म, कोई ओपन प्लेटफॉर्म हो, टेरेस हो गया, ओपन स्पायरल या सर्विस स्टेयर केस हो गया। फिर एरिया ऑफ ममटी है ना, आपने देखा होगा छत के ऊपर जो स्टेयर जा रही होती है ना, उसको ऊपर दीवार लगा करके एक छत लगा देते हैं, तो वो जो आता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ममटी है ना। तो वो जो एरिया ऑफ ममटी हम लोग प्लिंथ एरिया में उसको कंसीडर नहीं करते हैं। कई बार छत पे आपने देखा होगा कि कोई मशीन रूम हम लोग बना देते हैं, क्या बना देते हैं, मशीन रूम। छत के ऊपर कई बार हम लोग टावर्स लगवा देते हैं, कोई डोम्स बना देते हैं है ना, टेरेस लेवल के ऊपर। तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। बात समझ में आ गई। ये सब सारी चीज़ें प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है जरा देख लो। तो ये है लॉफ्ट। आपने देखा होगा कि नीचे एक रूम है और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ काम ऐसा करवाया कि ऊपर जा करके हम लोग यहाँ पर एक रूम जैसा और यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉफ्ट। क्या बोलते हैं, लॉफ्ट।
तो ये जो एरिया ऑफ लॉफ्ट है ना, ये प्लिंथ में नहीं इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लिंथ है ना, ये नीचे वाला चीज़ें इंक्लूड है, ऊपर की चीज़ इंक्लूड करोगे तो डबल प्लिंथ एरिया हो जाएगा। तो ये सेम प्लिंथ एरिया में कंसीडर हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ लॉफ्ट हमको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एरिया ऑफ लॉफ्ट जो है हमें क्या करना है बेटा, एक्सक्लूड करना है। क्लियर हो रही बात? चलो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एरिया ऑफ कॉर्नाइस। देखो ये जो भी आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है ना छत के ऊपर, इस तरीके की आपने देखी होगी, ये सारी जो डिजाइन बन रही है ना, ये सब क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नाइस। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नाइस। तो इसको भी हमें एक्सक्लूड करना है प्लिंथ एरिया में, इंक्लूड हमें नहीं करना है। क्लियर हो रही बात? अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा सन ब्रेकर। ये है क्या है, सन ब्रेकर, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं वर्टिकल सन ब्रेकर। क्यों? क्योंकि बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर ना सन की रोशनी ना जाए। तो क्या है कि जब भी सन इसके ऊपर टकराएगा ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाएगा, इधर से आएगा और इधर से रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगा, वापस चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर सन की रोशनी ना जाए, सन की एनर्जी ना जाए, उसके लिए हम लोग वर्टिकल सन ब्रेकर यूज करते हैं। और ये वर्टिकल सन ब्रेकर जो है आपके प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड हो जाता है, प्लिंथ एरिया में एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं होता वर्टिकल सन ब्रेकर। क्लियर हो रही बात? चलिए ये जो ओपन प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, दिस इज द ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, दिस इज द ओपन प्लेटफॉर्म। ओपन प्लेटफॉर्म भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, कहाँ से, प्लिंथ एरिया में, यानी प्लिंथ एरिया में ओपन प्लेटफॉर्म इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर हो रही बात? जैसे इस स्पाइरल स्टेयर केस है ना, ये देख रहे हो आपका स्पाइरल स्टेयर केस है, इसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं बेटा, कहाँ से, प्लिंथ एरिया से। प्लिंथ एरिया से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर हो रही बात? इतनी बात आप समझ पा रहे हो, समझ में बात आ गई? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कारपेट एरिया। व्हाट इज द कारपेट एरिया? कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम लोग कारपेटिंग कर सकें। बात समझ में आ रही है ना? जहाँ पे हम लोग कारपेटिंग कर सकें, मतलब जिस एरिया का यूज हम लोग प्रॉपर करते हैं ना उसे, और वहां पर हम लोग कारपेटिंग कर सकें, उस एरिया को क्या कहते हैं, कारपेट एरिया। दैट मीन्स द कवर्ड एरिया ऑफ यूजेबल स्पेस। कवर्ड एरिया तो है, लेकिन कैसा है, यूजेबल स्पेस किसका, रूम का, किसी भी फ्लोर लेवल पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कारपेट एरिया कहेंगे। यानी द कवर्ड एरिया ऑफ यूजेबल स्पेस ऑफ रूम्स एट एनी फ्लोर इज टर्म्ड एज कारपेट एरिया। क्लियर हो रही बात? इट इज मेजर्ड बिटवीन वॉल्स टू वॉल्स विद इन द बिल्डिंग। अब जैसे देखो ये पूरा प्लॉट एरिया था, और ये जो हमारा शेडेड वाला पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन हमारा क्या है, प्लिंथ एरिया, जो कि मैंने इस रेड कलर से दिखा रखा है। लेकिन इनर वॉल सरफेस से इनर वॉल सरफेस और इनर वॉल सरफेस से इनर वॉल सरफेस, जो कि मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, दैट इज कारपेट। कारपेट एरिया में सॉरी, कारपेट एरिया में ये जो भी हमारा कॉलम है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, तो इट इज मेजर्ड बिटवीन वॉल टू वॉल विद इन द बिल्डिंग। इट इज द सम ऑफ एक्चुअल एरिया विच कैन बी कारपेट। मतलब जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हो ना, वही हमारा क्या है, कारपेट है, बाकी कुछ। क्योंकि अगर हम बात करें बाथरूम का, तो हम लोग बाथरूम में कारपेट नहीं बिछाते, तो हमारा कारपेट एरिया में नहीं आएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो कारपेट एरिया आपको यहाँ पर आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। हम लोग कारपेट एरिया में क्या इंक्लूड नहीं करते, जैसे वॉल एरिया हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, नॉट इंक्लूडेड। तो वॉल एरिया, तो आप देखो यहाँ पे ये जो वॉल एरिया था वो हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है कारपेट में। वरांदा में हम लोग नहीं है, कोई कॉरिडोर है उसमें कारपेट नहीं आता है, कारपेट एरिया में नहीं जाता। पैसेज है, एंट्रेंस हॉल है, पोर्च, स्टेयरकेस, स्टेयर कवर, लिफ्ट शाफ्ट, बाथरूम, मशीन रूम, किचन, स्टोर रूम, स्टोर, कैंटीन, एसी डक्ट, शाफ्ट फॉर सैनिटरी वर्क, ये सारे के सारे ना हम लोग कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो प्लिंथ एरिया क्या ज़्यादा है इससे, कारपेट एरिया से? यस है। यानी कि प्लिंथ एरिया जो है ना वो कितना ज़्यादा होता है, 10 से 20% क्या होता है, मोर देन कारपेट एरिया। प्लिंथ एरिया इज 10 to 20% मोर देन द कारपेट एरिया, ये बात याद रखेंगे। प्लिंथ एरिया हमेशा जो है कारपेट एरिया से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कारपेट एरिया अगर आपको निकालना है सॉरी, तो प्लिंथ एरिया में से आप क्या करोगे, देखो वॉल का एरिया तो मुझे माइनस करना ही है प्लिंथ में से, और एक्स भी आपको माइनस करना है। वो एक्स क्या है, वो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें क्या है बेटा, एक्स हैं। वॉल एरिया, वरांदा, कॉरिडोर, पैसेज है ना, एंट्रेंस हॉल, इनको मैंने एक्स मान लिया है।
तो कारपेट एरिया कभी भी निकालना हो तो प्लिंथ एरिया माइनस एक्स प्लस वॉल एरिया, तो ये सारे एरिया माइनस कर दोगे प्लिंथ एरिया में से, यू विल गेट कारपेट एरिया। आपको क्या मिल जाएगा? कारपेट एरिया। क्लियर हो रही बात? चलिए, अब मान लो मेरे पास टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग कारपेट एरिया कितना होगा। तो ऑफिस बिल्डिंग में है ना, जो कारपेट एरिया आता है वो प्लॉट का 60 to 75% आता है। ऑफिस बिल्डिंग का कारपेट एरिया 60 to 75% होता है किसका? प्लॉट एरिया। लेकिन रेजिडेंशियल में हमारे पास ये कम हो जाता है, 50 से 65% ही होता है प्लॉट एरिया। 50 to 65% ही प्लॉट एरिया कहाँ जाता है? रेजिडेंशियल के लिए कारपेट एरिया में। यानी रेजिडेंशियल के लिए कारपेट एरिया कितना होगा? 50 से 65%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कारपेट एरिया प्लॉट एरिया का कितना होगा फॉर द ऑफिशियल बिल्डिंग या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ऑफिशियल बिल्डिंग के लिए 60 to 75% ऑफ प्लॉट एरिया और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 50 to 65% ऑफ द प्लॉट एरिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ व्हाट इज फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया क्या होता है? इट इज द प्लिंथ एरिया एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ वॉल। अगर मेरे पास प्लिंथ एरिया है तो उसमें से मैं वॉल एरिया माइनस कर दूंगा तो वो क्या मिल जाएगा? फ्लोर एरिया। वो क्या मिल जाएगा बेटा? फ्लोर एरिया। जैसे मैं यहीं पे देख लो, यहाँ देखो, ये हमारा क्या है? वॉल का पूरा एरिया कंप्लीट मिला करके क्या है? प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में से अगर मैं वॉल एरिया हटा दूं तो ये जो मिल रहा है वो क्या है? फ्लोर। इसी फ्लोर एरिया को हम लोग फ्लोर एरिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फ्लोर एरिया। यानी कि अगर मुझे फ्लोर एरिया डिफाइन करना है, फ्लोर एरिया अगर मुझे डिफाइन करना है तो वो क्या हो जाएगा? इट इज़ प्लिंथ एरिया जिसमें से एरिया ऑफ वॉल को एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। यानी फ्लोर एरिया अगर आपको निकालना है तो प्लिंथ एरिया में से वॉल एरिया माइनस कर, प्लिंथ एरिया में से वॉल एरिया माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? फ्लोर एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब बात करते हैं सेटबैक। सेटबैक एरिया। देखो, सेटबैक एरिया क्या होता है ना, बेसिकली ऐसा कह लो कि किसी भी बिल्डिंग के चारों तरफ जो मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेटबैक एरिया। जैसे मान लीजिए कि ये, जैसे डेफिनेशन देख लो, इट इज़ द मिनिमम ओपन स्पेस। ये क्या है? मिनिमम ओपन स्पेस है जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी बिल्डिंग के अराउंड, है ना। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, जो मैंने हैज्ड पोर्शन में नहीं किया वो बिल्डिंग है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये जो हैज्ड पोर्शन है ना, ये मैंने क्या है? इस बिल्डिंग के चारों तरफ एक ओपन स्पेस दिया हुआ है जो कि हमारा किस एरिया में जा रहा है? सेटबैक एरिया में जा रहा है। ये हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? जिससे जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ना वो रोड से दूरी पे हो सके। जैसे मान लो यहाँ से कोई रोड जा रहा है तो ऐसा ना हो कि रोड से लगे ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, वाटर बॉडीज से दूर रहे, अदर बिल्डिंग से दूर रहे। यानी कि दिस डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू कीप द कंस्ट्रक्शन अवे फ्रॉम द रोड, वाटर बॉडीज एंड अदर बिल्डिंग। बात समझ में आ रही है? सेटबैक एरिया इज एज पर बिल्डिंग बाई लॉ। जो भी सेटबैक एरिया है ना वो बिल्डिंग बाई लॉ डिसाइड करता है, कोई अथॉरिटीज डिसाइड करता है, जो कि ना अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे मोर कंजस्टेड सिटी है तो थोड़ा सेटबैक एरिया कम होगा, बहुत ओपन सिटी है तो सेटबैक एरिया बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही ना? तो ये है हमारा क्या? सेटबैक एरिया। क्लियर हो रही बात? चलिए, अब बात करते हैं व्हाट इज सर्कुलेशन एरिया। जैसा कि नाम है सर्कुलेशन एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे आप सर्कुलेट कर सको। आप हॉरिजेंटली भी सर्कुलेट कर सकते हो, वर्टिकल भी सर्कुलेट कर सकते हो। तो सर्कुलेट का मतलब होता है ना, मूवमेंट कर रहे हो आप एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं आप सर्कुलेट कर रहे हो। तो कौन सा एरिया सर्कुलेशन एरिया कहलाएगा? एरिया दैट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पीपल। वह एरिया जो मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल हो, किसका? पीपल के लिए, थ्रू द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, और बिटवीन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बीच में, टर्म्ड एज सर्कुलेशन। यानी बिल्डिंग के बीच में या बिल्डिंग के अंदर अगर जो भी एरिया आपको सर्कुलेट करने के काम आ रहा है, मूवमेंट करने के काम आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका सर्कुलेशन एरिया। जैसे कोई लॉबीज है, आप टहलते हो ना, कॉरिडोर हो उसमें वॉक करते हो, स्टेयर है आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, लिफ्ट है ऊपर से नीचे जा रहे हो, लैंडिंग है उस पर आप वॉक कर सकते हो। तो ये सब क्या है? आप सर्कुलेशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एक स्पेस है। तो इन सब का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा? सर्कुलेशन एरिया। इन सब का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा? सर्कुलेशन एरिया। जैसे मैं मान लो सर्कुलेशन एरिया क्या है? सर्कुलेशन एरिया जो है ना, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल मतलब अगर आप वर्टिकली मूव कर रहे हो तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या है? अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो। तो वर्टिकल कैसे मूव कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ स्टेयर केस या फिर लिफ्ट। तो स्टेयर केस और लिफ्ट जो है वो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में आएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया जो है कॉरिडोर,
पासेज, है ना, वरांदा, लॉबी, तो इसमें क्या है, हॉरिजेंटली मूव करते हो, तो ये हॉरिजेंटल सर्कुलर एरिया है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है वो प्लिंथ एरिया का केवल 3% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन ना, बहुत कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया जो है वो 3% लेते हैं प्लिंथ एरिया का। अगर पूछ ले कि प्लिंथ एरिया का कितना परसेंट वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में जाता है तो कितना जाएगा, 3%। और प्लिंथ एरिया का 7% किस में जाएगा, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया में। यहाँ पर सी छूट गया है, तो हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया में 7% जाएगा। क्लियर हो रही बात, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं व्हाट इज द फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्लोर एरिया रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया टू द टोटल प्लॉट एरिया। फ्लोर एरिया टू द प्लॉट एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा, फ्लोर एरिया रेशियो, FAR। FAR क्या है, फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्लोर एरिया रेशियो इज द फ्लोर एरिया टू द प्लॉट एरिया। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मुझे FAR निकालना है तो फ्लोर एरिया रेशियो हमारे पास क्या चाहिए, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया है मेरे पास 1000 डिवाइडेड बाई प्लॉट एरिया मेरे पास कितना है 2000, यानी कि ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो यहाँ पे कितना आ गया है 0.5। फ्लोर एरिया रेशियो कितने आ जाएगा 0.5, यानी फ्लोर एरिया रेशियो जो है इट इज द रेशियो ऑफ फ्लोर एरिया टू द प्लॉट एरिया। क्लियर होगी बात। चलिए, कह रहा है कि लास्ट कंस्ट्रक्शन इज अ 4 स्टोरी, फाइंड FAR। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, ये जो है ना केवल सिंगल स्टोरी के लिए क्वेश्चन था सॉरी, तो ये जो है सिंगल स्टोरी के लिए क्वेश्चन था। अगर आपका कितना है 4 स्टोरी है, कितना है 4 स्टोरी है, FAR जब निकालना होगा तो 4 गुणे फ्लोर एरिया मेरे पास कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 2000 मेरे पास प्लॉट एरिया है, तो ये आया 2, 2 दूनी 4, कितना आया FAR यहाँ पर कितना आ गया 2। तो FAR देख लो 2 से ज़्यादा भी आ सकता है, इसलिए 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, तो मैंने क्या लिखा, फ्लोर एरिया रेशियो कैन बी ग्रेटर देन। जो फ्लोर एरिया रेशियो है हमारा क्या होगा, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ दूसरा मेथड हमारा, ये भी ये प्लिंथ एरिया मेथड खत्म हो गया। दूसरा क्या है हमारा, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड क्या कह रहा है, इट इज़ मोर सुटेबल टू बी अप्लाइड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बात समझ में आ गई। यानी कि क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो है ना वो सुटेबल होता है किसके लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। कैसे निकालोगे अप्रॉक्स कॉस्ट, तो अगर आपको ना बिल्डिंग का वॉल्यूम पता है तो उसमें क्यूबिकल रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकल के आ जाएगा। दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट इन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन मेथड में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड हमारा क्या होता है बेटा, क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है। हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन मेथड में 4 मेथड हैं, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट, यूनिट रेट एंड टिपिकल बे। इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो होता है वो क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है। कौन सा होता है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है। उसके बाद आता है यूनिट रेट मेथड। यूनिट रेट मेथड में जो भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं ना वो यूनिट रेट पर डिफरेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इन दिस मेथड एस्टिमेशन इज मेड बाय कंसीडरिंग द यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। यहाँ पर आइटम नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंट आइटम्स। जैसे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग और यूनिट, जैसे मान लो स्कूल है तो स्कूल के लिए यूनिट क्या होगा, या तो नंबर ऑफ क्लासरूम होंगे, या तो नंबर ऑफ बेंच होगा, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, उसके लिए आप स्कूल बनाओगे। तो यहाँ पर स्कूल के लिए यूनिट 3 फॉर्म में जा रहा है, क्लासरूम, बेंच या फिर स्टूडेंट। बात समझ में आ गई। हॉस्पिटल नंबर ऑफ बेड के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है ना। थिएटर या स्टेडियम नंबर ऑफ सीट के हिसाब से बनेगा। वाटर टैंक लीटर यानी कि कैपेसिटी पे बनेगा। जैसे मान लो वाटर टैंक 1000 लीटर का है, 10,000 लीटर का है, 1 लाख लीटर का है, इस तरीके से वाटर टैंक बनाते हैं। और ब्रिजेस जो है स्पैन यानी नंबर ऑफ स्पैन पे बनता है, बात समझ में आ गई, या फिर लेंथ ऑफ स्पैन पे बनता है। यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट है ना वो डिफरेंट हो सकता है बिल्डिंग या रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि कैसी बिल्डिंग है या फिर कैसा रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही है। बिल्डिंग के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास यूनिट चेंज हो सकता है। क्लियर होगी बात। चलिए, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टिपिकल बे मेथड। कौन सी बात कर रहा हूँ, टिपिकल बे मेथड। तो इस मेथड में हम लोग करते क्या है ना, कॉस्ट बाय बे से, कॉस्ट ऑफ बे से हम लोग एस्टिमेट को कंसीडर करते हैं। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालना है तो नंबर ऑफ बे इंटू बे रेट। अब बे क्या है, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी को 1 बे, फिर यहाँ से सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी को 1 बे। बात समझ में आ गई। तो 1 बे इंटू इस 1 बे को बनाने में जो भी कॉस्ट लगेगा
उसमें नंबर ऑफ बेस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ लमसम वैल्यू। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लमसम वैल्यू। जब भी हम लोग एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं ना, तो वहां पर हमें पेटी आइटम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। पेटी आइटम का मतलब क्या है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से हटके हो। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अनुमान हम लोग पहले से नहीं लगा सकते। तो हमें बात आ गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटी आइटम्स। तो उसकी जगह हम लोग ना लमसम वैल्यू का यूज करते हैं। तो उसकी जगह क्या यूज करते हैं, लमसम वैल्यू यूज करते हैं। तो पहला है कॉन्टीजेंसी चार्ज। कॉन्टीजेंसी का मतलब, यहाँ पे कॉन्टीजेंसी चार्ज के लिए ना हम लोग 3 से 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लेते हैं। कितना लेते हैं, 3 से 5%। अब ये जो है ना, ये डाटा सारे आप याद रखोगे, जो भी मैं डाटा यहाँ पे दे रहा हूँ ये सारे याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कंटीजेंसी 3 से 5% किसका लिया जाता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का। होता क्या है कंटीजेंसी, ये ना एक तरीके से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, या फिर अनफोर्सिन, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, कभी देखा ना गया हो, विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मतलब जो भी कंटीजेंसी चार्ज है ना, वो हम पहले से पता नहीं लगा सकते कि लगेगा नहीं लगेगा या कितना लगेगा, ये नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि मुझे कोई स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ जाए, विजिट कराना पड़ जाए, तो इनको मुझे अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो ये मुझे पहले से नहीं पता होता, इसलिए हम लोग इसको लमसम में रखते हैं। और इसको किस नाम से रखते हैं, कॉन्टीजेंसी से। और इसके लिए जो पैसा या जो अमाउंट निर्धारित किया गया है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3 से 5%। प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना रखा गया है, 3 से 5% रखा गया है। यहीं पे बात करते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। तो जो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट है बेटा, वो 1.5 से 2% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 1.5 से 2% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1.5 से 2% हम लोग रखते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में। अब देखो, कभी भी जब हम लोग एग्जीक्यूशन करा रहे हैं प्रोजेक्ट का ना, कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं जिनका एक्सपेंसेस या जो भी खर्चे आते हैं ना, वो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट से दिया जाता है। जैसे वॉचमैन रखा जाता है ताकि चोरी ना हो, सिक्योरिटी कैमरा लगा रखते हैं, सुपरवाइजर रखते हैं। तो इन सब के चार्जेस जो है हम लोग वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट से देते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1.5 से 2% हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद टूल्स एंड प्लांट्स 1 से 1.5% हम लोग लेते हैं प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट का। कई बार कुछ टूल्स या मशीन मुझे परचेज करना पड़ सकता है, या कुछ हायर करना पड़ सकता है, किराए पे लाना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग 1 से 1.5% प्रोजेक्ट कॉस्ट पे ही लेके चलते हैं। ये भी अमाउंट हमारा कंप्लीट क्या है, 1 से 1.5% लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये पहले से प्रिडिक्शन नहीं है कि कितना अमाउंट लग जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसीलिए लमसम में रखा गया है। फिर डिपार्टमेंटल कॉस्ट, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग कॉस्ट भी बोलेंगे। डिपार्टमेंटल कॉस्ट ना 10 से 15% हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट का लेते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ इंजीनियर फॉर सर्टेन वर्क लाइक डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरविजन। तो जो भी इंजीनियर होता है ना, वो डिजाइन करने के लिए, प्लानिंग के लिए, सुपरविजन के लिए जो भी चार्ज लगाता है, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 से 15% हम लोग रखते हैं, और उसी में से उसको पे किया जाता है। बात समझ में आ गई। फिर सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए हम लोग 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट देते हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी, यानी बिजली के काम के लिए भी हम लोग कितना रखते हैं, 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रखते हैं। कितना रखते हैं हम लोग, 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रखते हैं। लमसम वैल्यू हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें कंटीजेंसी में हम लोग 3 से 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में 1.5 से 2% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, टूल्स एंड प्लांट्स में 1 से 1.5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, डिपार्टमेंटल कॉस्ट में 10 से 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई में 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, और इलेक्ट्रिफिकेशन में 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लोग लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहीं पर बेटा आपका क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कंप्लीट हो जाता है। अब डिटेल्ड एस्टिमेट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 3 में बात करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग क्या बात करेंगे, डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। बात समझ में आ रही है। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर, है ना। कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और एक्सपीरियंस को फील करिए कि आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है। थैंक यू।